हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग नागरिक शास्त्र के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये इसका 7वां पार्ट है। इसके पहले का 6 पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है इस वीडियो। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है। यह कथन किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मार्गेनथाउ का। ठीक है, मार्गेनथाउ ने कहा था एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है। ठीक है, और मार्गेनथाउ से एक उनकी पुस्तक के बारे में हमेशा पूछता रहता है। तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स एमॉन्ग नेशन। ठीक है, पॉलिटिक्स एमॉन्ग नेशन। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रों के बीच राजनीति। ठीक है, और इस पुस्तक की रचना उन्होंने 1948 में की थी। ठीक है, 1948 में की थी ये पॉलिटिक्स एमॉन्ग नेशन। ठीक है, राष्ट्रों के बीच राजनीति। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है उनकी, मार्गेनथाउ की। तो ये भी पूछता है, तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन सा था? तो निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक जो था वो हाब्स था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया था। तो किसने किया था कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद? तो किया था एबी डायसी ने। ठीक है, डायसी महोदय ने कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य जो है भेद किया था। और संप्रभुता के जो है प्रमुख डायसी को ही माना जाता है। ठीक है, साइबर्टनीज को जो है डायसी महोदय ने ही प्रमुख रूप से दिया था। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? ठीक है, तो बहुलवादी चिंतक पूछ रहा है, तो बहुलवादी बोधा नहीं था। ठीक है, ये जो है संप्रभुता के सिद्धांत को मानता था। ठीक है, तो बहुलवादी चिंतक जो थे वो कोल थे, लिंडसे थे, बेब्स थे। ठीक है, बोधा जो है बहुलवादी चिंतक नहीं था। पांचवा नंबर प्रश्न है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत मूलतः चाहता है। तो सामाजिक समझौता का सिद्धांत चाहता था कि राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक उद्गम की व्याख्या करना। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागरिक समाज या जो सिविल सोसाइटी थी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिविल सोसाइटी की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो स्वेच्छा थी। वो सारे कार्य जो है स्वेच्छा के आधार पर ही करता था। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या क्या है। तो सिविल सोसाइटी की महत्वपूर्ण विशेषता थी, यह संगठित समाज को दर्शाता है। ठीक है, यह अराजकीय संस्थाओं को बताता है। इसके अंतर्गत भाग आता है। इससे वे समूह आते हैं जो राज्य और परिवार के मध्य होते हैं, अर्थात नागरिक समाज, राजनीतिक और प्राकृतिक समाज के मध्य समाज। ठीक है, और यह विचारों को स्वतंत्र समाज है। ठीक है, देखिए वहाँ पे स्वेच्छा कहा था, इसलिए यह प्रगति समाज होता है। ठीक है, अतः यह राजनीतिक प्रशासनिक मामलों में महत्वपूर्ण भागीदारी रखता है और इसमें है इसके द्वारा सत्ता की निरंकुशता पर अंकुश लगता है। यह बौद्धिक रूप से उत्पन्न होता है। यह जनमत निर्माण करता है। यह राज्य के नियंत्रण को कम करने के लिए बहुल संस्थागत अनेक संस्थाओं का निर्माण का समर्थन करता है। ठीक है, और यह उत्पीड़न के विरुद्ध स्वैच्छिकवाद का समर्थक है। ठीक है, तो उसमें स्वेच्छा से दिया था ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो वो स्वैच्छिकवाद का समर्थन करता है। ठीक है, अतः यह एक नैतिक और मूल्य पर आधारित प्रणाली है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को जो है एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो सिविल सोसाइटी से महत्वपूर्ण विशेषताएं ही काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको जो आप लोग देख लीजिएगा।
7वां नंबर प्रश्न है पॉलिटी, संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया था आपका अरस्तू ने। ठीक है, पॉलिटिक्स उनका एक पुस्तक भी था, आप लोग जानते होंगे। तो उसी में इन्होंने इस कथन को कहा था। ठीक है, संवैधानिक जनतंत्र को लिया था। 8वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो गांधी के स्वराज की अवधारणा क्या था? स्वशासन था। ठीक है, आप लोग जानते होंगे इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, गांधी स्वराज की अवधारणा जो था वो स्वशासन था। 9वां नंबर प्रश्न है सही विकल्प पहचानना है। तो इसमें से एक कथन है, वह कथन किस विकल्प के द्वारा दिया गया है, इसको आपको पहचानना है। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वे थी। तो वह कौन सी अवधारणा थी? तो वो पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता है। ये गलत लिखा गया है, पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। ठीक है, इसी से संबंधित ये वक्तव्य लिया गया है। ठीक है, गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे समाज की अवधारणा को स्वीकार करते थे। वे कौन सी समाज थी? पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता थी। ठीक है, दोनों लोग इसको मानते थे। 10वां नंबर प्रश्न है यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। यह कथन किसका है? तो ये कथन कहा था मैक्सी ने। ठीक है, मैक्सी ने कहा था कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वो आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। 11 नंबर प्रश्न है प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो था वो सेवाइन का था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेवाइन का ये कथन, और 2-3 बार पूछा जा चुका है इस कथन को। ठीक है, और ये नेट JRF में भी इस मतलब क्वेश्चन को पूछा है। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक, अमनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो ये सेवाइन का कथन था, तो इसको याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है प्रोफेसर पॉपर का था। ठीक है, क्रांति का कारण सदैव असमानता है, असमानता में पाया जाता है। ये कथन पॉपर का था। 13 नंबर प्रश्न है रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं, वर्ण शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकती। यह कथन किसका है? तो ये कथन है रूसो का। ठीक है, रिपब्लिक किसका था? तो रिपब्लिक जो है प्लेटो का था। ठीक है, प्लेटो का था, और इन्होंने कहा इस रिपब्लिक के बारे में यही ये कहा था कि केवल राजनीति पर लिखी गई यह पुस्तक मात्र नहीं है, वर्ण शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी गई, न लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये रूसो महोदय का कहना था। 14 नंबर प्रश्न है राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतया एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका कोकर का। ठीक है, कोकर का ये कथन है। आप लोग इसको जो है डी ऑप्शन सही कीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न है एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। इसमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा जो है व्यक्तिवाद है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका मैकगन वर्ग का। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है, इसमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद है। ठीक है, तो ये मैकगन वर्ण का था। तो ये रहे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो पॉलिटिकल थॉट से संबंधित थे। तो इन सभी प्रश्नों को जो है आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।